ब्रेक के बाद बजट की इस विशेष चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने बात की छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, जिसमें उन्होंने प्रकाश डाला कि किस तरह सरकार की सोच है, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या नई सोच लेकर सरकार चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वित्त विभाग के एसीएस डीएस मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता द्वारिका साहू जी, छत्तीसगढ़ स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र मुकीम जी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरविंद जैन जी। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कहते हैं ना कि इस बार जो फोकस रहा है वो रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, तो क्या सोच लेकर बजट तैयार किया गया था? देखिए, हम थोड़ा ब्रॉडर प्लेन में बात करेंगे। आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उनका जो सोच है, 4 स्तंभ है इस बजट का। स्वच्छ छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ और समावेशी छत्तीसगढ़। इन चारों स्तंभ में पूरा समावेश हो जाता है। आप बजट देखेंगे जितने भी प्रोविजंस हैं, जब हम स्वच्छ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है वो स्वच्छता केवल अकेले नहीं है, सैनिटेशन पे नहीं है या टॉयलेट पे नहीं है, बट की स्वच्छता मानसिकता के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर स्वच्छता है। आपने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा, ये स्वच्छता में भी आएगा। क्लीन छत्तीसगढ़, क्लीन मतलब क्लीननेस इन ऑल गवर्नेंस ऑल्सो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसी को हम इसी स्वच्छ छत्तीसगढ़ में लेंगे। जैसा कि मालूम है, छत्तीसगढ़ ने टैक्सेशन के मामले में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, अभी इंडस्ट्री में करने जा रहे हैं एंड अदर थिंग्स। जो प्लानिंग कमीशन का सर्वे हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लाना चाहता हूं 2011 में, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सर्वे हुआ था, छत्तीसगढ़ 9 जो अग्रणी राज्य थे 9 उसमें थे, और हमारी स्थान जो महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटका, इनसे ऊपर था। सो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इस बजट में भी इसको आगे बढ़ाया गया है। जैसे हमने बैरियर फ्री स्टेट किया है, इंस्पेक्टर राज की मुक्ति के लिए इंस्पेक्शन फ्री किया है, असेसमेंट फ्री किया है, और बहुत सारे कंप्लीट प्रोसेस को ऑनलाइन किया है। तो इसके लिए इस बजट में और बहुत सारे प्रावधान हैं। बट मैंने जैसे कहा, ये केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस ऑल्सो है। तो स्वच्छ छत्तीसगढ़ का मतलब है इसको, जो केंद्रीय बजट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है, डिजिटल इंडिया, वो भी स्वच्छ इंडिया है एक्चुअली, इन सेंस देखें, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया उसका पार्ट है, उसके साथ इंटीग्रेशन है। मिश्रा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज पर जब फोकस किया गया है, तो इंडस्ट्रीज पर, बड़ी इंडस्ट्रीज पिछले काफी समय से राज्य में लगती रही हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जिस पर इस बार कहा भी गया है कि हम जो लघु उद्योग हैं या माइक्रो लेवल पर उद्योग हैं, उनको भी प्रमोट करेंगे, इसके बारे में राज्य सरकार की सोच? देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये दरअसल सही नहीं है कहना कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। देखिए, बजट सबका है, बजट फॉर ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि केवल उद्योगपति इसके बेनिफिट होते हैं। देखिए, अगर सड़क बनता है, ग्रामीण सड़क बनता है, तो कृषकों को फायदा होता है, क्योंकि वो उसका उपज मंडी को ले जाता है। उसमें महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि उनकी जब डिलीवरी होता है तो इनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सिटी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ता है। तो आप उस ब्रॉडर प्लेन में देखें, अगर इंडस्ट्री का कोई समावेशी बजट है, समावेशी बजट है, एक समावेशी बजट है। और दूसरा आप जो देखेंगे, जो इंडस्ट्री को जो राहत दी गई है, वो इस समय में जो बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उनके लिए किया गया है, और मोस्टली एमएसएमई सेक्टर के लिए है, जो छोटे उद्योग हैं, और छत्तीसगढ़ के जो स्टील उद्योग हैं, जो कि काफी रिसेशन में चल रहे थे, उनके लिए राहत दी गई है। उससे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। तो समावेशी बजट है, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश है, उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही राज्य के हर तबके को, हर सेगमेंट को इससे कुछ न कुछ मिले और सबकी अपेक्षाएं पूरी हो, ये इस बजट में कोशिश की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। रमेश जी, आप लंबे समय से राज्य सरकार के बजट को देखते रहे हैं, खुद रमन सिंह जी को आपने 9 बार बजट पेश करते हुए देखा है। राज्य सरकार हर बार एक नया थीम लेकर चलती है, कभी जेंडर बेस्ड बजट है, कभी कृषि बजट है, युवाओं पर फोकस है। इस बार के बजट को किस रूप में देखते हैं आप?
देखिए, मूल रूप से जी इसमें मुझे सारी प्रतिध्वनि और सारी छवि जी नरेंद्र मोदी जी की इस भावना को लेकर के है कि मेक इन इंडिया, युवक आगे बढ़े, समाज का सर्वांगीण विकास हो। उसे डॉक्टर रमन सिंह ने मेक इन छत्तीसगढ़ करके उसका विज्ञान देखिए कि एक बहुत बड़ी आय का स्रोत बजट के लिए मिलने वाला है, अतिरिक्त मिलने वाला है। वो केंद्र ने जो संघीय ढांचे में वित्त के विकेंद्रीकरण की बात की है, चाहे कोल ब्लॉक्स के आवंटन से आने वाला पैसा हो या केंद्र जो 18-19 हजार या 14 हजार करोड़ कितने और दे रहा है वो हो। तो ये इसका विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर, गांव स्तर पर कैसे हो, कौशल उन्नयन के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान इसमें जो किया गया है कि गांव के स्तर से लेकर कस्बे के स्तर से लेकर महानगर के स्तर तक कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण का प्रबंध और उसके लिए आवश्यक जो संस्थान है उनकी स्थापना करना। मुझे एक महत्वपूर्ण बात ये लगी इसमें कि जो आवासीय विद्यालय बनाने की बात की गई है, और अभी जैसा मिश्रा जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा इससे पहले कि जो कौशल उन्नयन में युवा शक्ति में महिलाएं और स्त्रियां आती हैं। अभी हम लोग जब कभी भी देखते हैं अपने विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन का, तो उसमें बड़ी तादाद में गोल्ड मेडल्स लड़कियां लेके जा रही हैं। कौशल उन्नयन में ये लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उनकी जवानी की जो रवानी है वो लड़कों को पीछे छोड़ रही है। तो एक एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं का भी है, लड़कियों का एम्पावरमेंट है। ये राज्य के लिए, खास तौर पे एक आदिवासी राज्य के लिए एक नई करवट है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। रमेश जी, हमारे साथ किसान नेता द्वारका साहू भी जुड़े हुए हैं। द्वारका साहू जी से जानना चाहेंगे, किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 26% बजट में बढ़ोतरी की गई, सिंचाई पर खासा फोकस है। आप किस रूप में लेते हैं बजट को? देखिए, बजट का आंकड़ा बहुत अच्छा है जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज अगर हम सही मायने में देखें तो किसान का जो उपज है, अगर उसको ही पूरा पर्याप्त मात्रा में खरीदी ही नहीं कर पा रहा है, जो एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया है सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, आज उसको कम करके किसान को सड़क पे ला लिए हैं, सड़क पे आ गए हैं। आप देख लीजिए, आज हम चाहे बीमा की बात करें, बीमा में कितना बड़ा धांधली हुआ। बीमा आज किसान लोग अल्पकालीन बीमा जो करते हैं और कराए हैं, सरकार उसमें 50% का राहत भी दिया है और किसानों का आधा पैसा लगा है। क्या आज एक किसान ऐसे बता दीजिए, जो इतना बड़ा विपत्ति आया किसानों के साथ में, जो भारी वर्षा हुआ और किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बजट ज्यादा बढ़ाने से, किसानों का बजट बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप किसानों को बहुत ज्यादा राहत दे रहे हैं। हम सीधी सीधी आरोप लगाते हैं कि आज अगर कोई एक एक दाना धान खरीदी हो, चाहे बोनस की बात करें, चाहे बीमा की बात करें, इसमें कहीं भी सरकार खरा नहीं उतर रहा है। दरगाह जी, किसानों की अपेक्षाएं क्या हैं? क्या केवल उसकी उपज को खरीदने भर से उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ लेटराइट सॉइल है, जो मुख्य रूप से धान के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पश्चिमी छत्तीसगढ़, जो राजनांदगांव के आसपास के इलाके की बात करें तो वहां डाइवर्सिफाइड फसलें संभव हैं, क्योंकि कपासी काली मिट्टी वहां है। तो हमारे स्टेट का किसान धान पर निर्भर है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं, बिल्कुल हम उसके लिए सहमत हैं। क्या सरकार उस योजना को आगे बढ़ाने का, जैसे अभी आपने एक चीज बहुत अच्छा डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जगदलपुर में जैसे या धमतरी के एरिया में इमली का उत्पादन होता है। जी। इमली का बहुत बृहद है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई देखा जाए तो इमली का उत्पादन वहां। लेकिन प्रोसेस क्या है उसको, वो चीज जो पैदा हो रहा है वो क्या हमारे छत्तीसगढ़ से उसको बना के, मंचूरी बना करके क्या उसको भेजा नहीं जा सकता? क्यों नहीं भेजा जा सकता उसको? क्या ये आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि इस तरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। मेरा जो मूल प्रश्न था, वो मूल प्रश्न एक बार फिर भी अधूरा है। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि किसान आज भी धान पर निर्भर है, ठीक है, राज्य की जो भूमि है वो मुख्य रूप से धान के अनुकूल है, लेकिन डाइवर्सिफाइड फसलें नहीं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, लीची का भी उत्पादन हो रहा है, इसी तरह से और ऐसी फसलें। कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय ने अभी बहुत सारी ऐसी फसलें तैयार करनी शुरू की हैं और प्रोत्साहित करना चाहती है जो कि हाई एंड है,
है ना, और जिनकी अच्छी खासी डिमांड है, क्या हमारे किसान उस दिशा में नहीं सोच रहे? नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं और काफी उसमें अग्रसर हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं, जैसे राजनांदगांव की बात आपने कहा, जैसे हम बस्तर की बात करें, जैसे वहां पर भुट्टा का उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला है, इस तरीके से निश्चित है कि किसान परिवर्तन तो चाह रहे हैं। अगर हमारी लागत मूल्य अगर कोई खेती पर है सिर्फ ज्यादा और हमारा धान पर है, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं। आज किसान एक्टिव हैं, आज पढ़े लिखे किसान लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमको सब्सिडी मिलना चाहिए, आज सीमांत किसान तक सब्सिडी सीमित हो गया है। क्या उस किसान को, जो बड़े तादाद में जो किसान है, आज आप देख लीजिए बड़े किसान कौन है? आज अगर कोई बड़े किसान है तो नेता सबसे बड़े किसान है। आज पूरा सर्वे करा लीजिए, अगर किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है तो उसका फायदा, सीधा सीधा फायदा, चाहे वो लोन के माध्यम से हो या उसके माध्यम से सब्सिडी लेने के, कुछ फसल लगाने के माध्यम से हो। हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से। हमारे पास महेंद्र मुकीम जी हैं, जो छत्तीसगढ़ स्टील इंडस्ट्री के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, इंडस्ट्री के लिए जो सारी योजनाएं सरकार लेकर आई है, बजट में जो फोकस किया गया, बहुत सारी चीजों को फोकस किया गया, अगर आपकी नजर से देखें तो इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होता दिखता है? अभय जी, जहां तक उद्योगों का सवाल है जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कर प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि 2011 से हमने छत्तीसगढ़ को बैरियर मुक्त प्रदेश बनाया जी। और ये बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में 1 या 2 प्रदेश है जहां पर कोई टैक्स का बैरियर नहीं है। तो इस नाते 2011 से लेकर अभी तक इस सरकार ने जितने भी बजट पेश किए जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने कभी टैक्स नहीं बढ़ाया और बावजूद इसके इंडस्ट्री से उनकी टैक्स की रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है जी जी। तो ये बहुत लाजमी है कि वो इंडस्ट्री को लौटाएं और लौटाने के प्रयास के स्वरूप हम सराहना करेंगे कि उन्होंने स्टील के लिए 5 से 4 किया है, लेकिन इतने प्रयास काफी नहीं है। स्टील की एक बड़ी मांग थी कि सीएसटी को 1% किया जाए, वो पूरी नहीं हुई। दूसरी एक बात है कि स्टील की जो इंटीग्रेटेड और जो छोटी उद्योग हैं, जो स्टील के प्राइम प्रोडक्ट के बाद में और आगे उससे छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं, बहुत रोजगार जनरेट कर सकते हैं, वो चीजों की हमारे यहाँ अभी भी बहुत कमी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना, छोटी इंडस्ट्रीज की चर्चा महेंद्र जी आपने की। निश्चित तौर पे हमारे राज्य में जो पिछले कुछ समय में फोकस रहा था वो बड़ी इंडस्ट्रीज पर रहा था, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, इस तरह के बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि कोर जो हमारे मिनरल्स हैं, कोयला या आयरन ओर, इन सब पर निर्भर था। जो छोटी इंडस्ट्री हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं और मिडिल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? जी, मैं उसी पर आ रहा था जी। अभय जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो स्टील में, मान लीजिए हम यहां पर वायर बनाते हैं, स्टील वायर का पूरे देश का लगभग 40% वायर अकेला छत्तीसगढ़ में बनता है, लेकिन उस वायर के बाद जो उससे खीला बनना है, उससे और जो दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें बननी है छोटे छोटे लघु उद्योगों में, जहां 10, 20, 25 लोग काम करते हैं, 100-150 HP का पावर का कनेक्शन होता है, लेकिन रोजगार वहां 50 से 100 आदमियों को मिल जाता है जी। उन इंडस्ट्रीज की भारी कमी है। उसका कारण है उन छोटे उद्योगों में आज भी जो टैक्स है वो बहुत सी आइटम में 14% है जी, जबकि वो स्टील के प्राइम प्रोडक्ट की तरह अगर 5% ही रखा जाए तो उससे रेवेन्यू की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे 65,000 करोड़ के बजट में इन छोटे उद्योगों से जो मिलने वाली आय है वो बहुत छोटी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इनका टैक्स कम कर देते हैं तो ये उद्योग बहुत तेजी के साथ यहां पर पनपेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल यहां उपलब्ध है, तो टैक्स रेवेन्यू भी और बढ़ेगी। तो ये हमारी एक बड़ी मांग है। तो इंडस्ट्री के ये जो सुझाव है, हमारे साथ डीएस मिश्रा जी मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से ये जो डिमांड आ रही है, जो सुझाव आ रहे हैं, उस पर उनका क्या मानना है? मिश्रा जी, इसमें ये कहना चाहूंगा कि इस बजट को आप अगर पढ़ेंगे जी, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट की बात कही है कि इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इनपुट लगता है या जो प्लांट एंड मशीनरी लगता है वो अनावश्यक रूप से टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उसमें काफी सरलीकरण पहले हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ था उसमें हमने, आप देखेंगे कई आइटम में हमने इनपुट रिबेट दिया है जिसमें नहीं था,
या 14 से 5% किया। और दूसरा जो लघु एवं एमएसएमई की बात आप कर रहे थे, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि एमएसएमई के लिए पहले सीमा था टर्नओवर का 1 करोड़ तक, जिसमें प्रवेश करके छूट था, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लघु एवं मध्यम श्रेणी के लिए 5 करोड़ किया है। सो हम उसी जो आप कह रहे थे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और सीएसटी की जहां तक बात है, क्योंकि ये मतलब सर्वभारतीय स्तर पर 2% है और आगे जाके नेक्स्ट ईयर से जीएसटी आ रहा है, इसलिए इस साल कोई परिवर्तन इसलिए नहीं किया गया है कि अगले साल से जीएसटी आने पर सीएसटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जी जी जी। हमारे पास चैम्बर के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अरविंद जैन है, जो कोषाध्यक्ष हैं। अरविंद जी, चैम्बर किस रूप में ले रहा है बजट को? देखिए, चैम्बर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ से ही विश्वास किया है, और वो विश्वास का प्रतिफल ये है कि यहाँ व्यापार बढ़ा है जी। और व्यापार बढ़ने के साथ साथ जब आदमी को इज्जत मिलती है तो वो अपने प्रदेश के लिए भी उतना ही मेहनत करता है, उतनी इज्जत देता है। हमारी चैम्बर की जो मांगे रहती है, जो जायज मांगे रहती है, नाजायज तो देखिए व्यापारी हैं, मांगते हैं, उसमें हम तो हर समय मांगते ही रहेंगे मुख्यमंत्री जी से, और वो देते भी हैं उदार दिल से। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी बहुत जल्दी से मान ली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, और वित्त सचिव जी हमारे डीएस मिश्रा जी हैं, बहुत उदार दिल से हम लोगों को देते हैं और मिलता भी है। इस बार भी बजट में हम लोगों ने बहुत सारा मांगा था उनसे, बहुत सारी तो पूर्ति हो गई, और अभी भी हम तो मांगने वाले हैं। हम तो और बीच में भी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि जैसे 60 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जो किया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो उसमें लाभान्वित होंगे। बहुत सारी चीजों में इन्होंने टैक्स जैसे कांच में कम किया है, उसमें भी लाभान्वित होंगे। और राइस ब्रांड है, मतलब बहुत सारी चीजों में उन्होंने किया है। और बहुत सारी चीजों में हम अभी भी चाहते हैं कि मतलब उसमें जैसे 2 चीजों में बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक तो कपड़े पे 1% टैक्स लगा दिया, वेट टैक्स जो पहले नहीं था, उसमें एंटी टैक्स था, और शक्कर पे लगा दिया। तो हम अभी भी पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर विचार करें, ताकि कोई भी हमारे राजस्व की हानि ना हो। और हम तो राजस्व देना चाहते हैं, व्यापारी हैं हम तो। मतलब जी, आपकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है, सरकार के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी हर बात सुन ही रहे हैं। और मुझे लगता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी खुश है। आप सब हमारे साथ बने रहें, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत, हम तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बजट की, और साथ ही इंडस्ट्री के तमाम नुमाइंदे, किसानों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और सबने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों की अपेक्षाएं क्या हैं, चैम्बर की अपेक्षाएं क्या हैं, इंडस्ट्री किन चीजों पर फोकस करना चाहती है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी से जानते हैं। रमेश जी, जो तमाम चीजें इस बार के बजट में हमने एक खास बात देखी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफी फोकस किया गया है। एक बड़ी रकम जो है मुहैया कराई गई है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विकास सड़क पर दौड़ता है, इसमें दो राय नहीं। जी जी। एक मैं थोड़ा सा इसके बजट की पृष्ठभूमि में 2-3 दिन पहले की मैं ले जाना चाहूंगा कि सड़कों के या अधोसंरचना के विकास में जो सबसे बड़ी बटमारी होती है वो भ्रष्टाचार की होती है। जी। सरकार ने कुछ दिन पहले से जो एसीपी के माध्यम से छापेमारी शुरू की है जी, और बजट की पूर्व संध्या ही कह लीजिए, उस दिन भ्रष्ट व्यक्तियों के काले धन के राजसात करने की जो घोषणा की है, यदि वो इस बजट के क्रियान्वयन के साथ में कदम ताल मिलाकर के चलता है, उतनी निगहबानी और उतनी सतर्कता के साथ चलता है, तो ये इतना अच्छा बजट एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी रमेश जी, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब छत्तीसगढ़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी। एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा ट्राइबल इलाका एक उपेक्षित हिस्सा था। तो पहले 10 साल में, एक दशक जो था, वो सरकार का फोकस निश्चित तौर पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था जो कोर एरिया में एक महारत हासिल कर सके, कोर एरिया में हमें इंडिपेंडेंस दिला सके, एक निर्भरता, जो आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। अब अगले एक दशक में अगर हम बजट की बात करें और राज्य के फोकस की बात करें, तो आपकी सोच क्या कहती है?
मुझे ऐसा लगता है कि छोटी इंडस्ट्रीज से लेकर के बड़ी इंडस्ट्रीज तक कौशल उन्नयन में हमारे पास में इंजीनियर तो बहुत हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, भीड़ लग रही, लाइन लग रही, बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्लम्बर नहीं है, हमारे पास मोटर का और स्कूटर का मैकेनिक नहीं है, हमारे पास बढ़ई नहीं है। तो इनके लेकर के समग्रता के साथ में यदि विकास होगा तो समग्रता के विकास में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें निश्चित रूप से प्रावधान किया गया होगा जो कि हमारी जानकारी में नहीं आ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में यह विकास की दौड़ में देश के अग्रिम 5, 7, 8 राज्यों के समकक्ष खड़ा हो सकेगा, ये दृष्टि इस बजट में है। इस संभावना के बीज इस बजट में साफ साफ दिखते हैं। वो एक उद्योगपति की अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन उद्योगपति में एक उत्साह भी हो कि और जीरो टैक्सेशन एक तरह से उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कच्चे माल का यहीं पर उपयोग होना। यदि कच्चे माल का यहीं पर, जैसा कि अभी इमली की चर्चा हुई, जैसे कि वनौषधियों की चर्चा हुई, जैसे कि लोहे की चर्चा हुई, कोयले से भी बिजली यहाँ पर बन रही है, और टिन अकेला ये राज्य है जहाँ पर के टिन होता है, और खासतौर से बस्तर में यूरेनियम भी यहाँ पर है। तो ये एक बहुत ऊंचे दर्जे की टेक्नोलॉजी की बात होगी जब हम यूरेनियम तक पहुंचेंगे। तो मुझे तो संभावनाएं बहुत उजली लगती हैं। ठीक है कि एक प्रतिपक्ष को अपनी आवाज उठानी पड़ती है, वो उठाता भी है, लेकिन भीतर से हम जानते हैं, क्योंकि मैं 1957 से रायपुर में रह रहा हूँ, ये जो उपनिवेश था छत्तीसगढ़ का, आज वो मध्य प्रदेश का, आज वो मध्य प्रदेश के साथ न केवल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से 2 कदम आगे रखता हुआ महसूस होने लगा। बिल्कुल रमेश जी, मैं आपसे इस बात में सहमत हूं कि जो मैंने अभी चर्चा भी की थी कि जो 3 राज्य बने, जिनमें से 2 आदिवासी राज्य हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, और तीसरा राज्य उत्तराखंड, तो इन तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रही उसको पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने सराहा है। इस बजट में सर्विस सेक्टर की खास तौर पर चर्चा की गई। मिश्रा जी से मैं जानना चाहूंगा, सर्विस सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारतवर्ष में सर्विस सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बनकर उभर रहा है, तो इसकी ग्रोथ का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में सरकार की क्या सोच है? मैं रमेश नायर जी ने जहां कहा छोड़ा है वहां से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं कुछ, क्योंकि इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, देखिए बजट जो होता है वो एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया होता है। वेल्थ ऑफ ए नेशन जो एडम स्मिथ ने कहा था, वो वेल्थ जो होता है वो 2 प्रकार की होता है, एक फिजिकल वेल्थ होता है, एक ह्यूमन वेल्थ होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि फिजिकल वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ, इन दोनों को बजट में समाहित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे का परिपूरक शायद नहीं है। लेकिन इस बजट में छत्तीसगढ़ ने पहले इनिशियली आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार लगभग 11 साल की है, उसमें पहले 5-6 साल में हमने फिजिकल ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सड़क और उसको था। फिर 4-5 साल में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी ग्रोथ दिया, जैसे हमारा कुपोषण, IMR, MMR, न्यूट्रिशन, उसमें काफी सुधार हुआ। लेकिन ये एक मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अद्भुत बजट है। मतलब ये इसे उभर रहा है कि ये आइदर और नहीं है, फिजिकल वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ आइदर और नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से वीव किया गया बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ दोनों की कंबाइन किया गया है। अगर राज्य को देखें तो बार बार ये राज्य चर्चा में आता है कि यहाँ से वर्कर्स जाते हैं, कामगार जाते हैं, डोमेस्टिक हेल्प जाते हैं, है ना। कब हम उस स्थिति में आएंगे जब स्किल्ड लेबर को हम दूसरे देशों में भी भेज सकेंगे? क्या लगता है अगले कुछ वर्षों में, कुछ समय में? इसलिए वही मैंने कहा, जो ह्यूमन वेल्थ का मतलब है यूथ जी। हमारे आधे से अधिक 52% यूथ हैं, जबकि भारतवर्ष का एवरेज है 50%, और उसमें अक्सर ही देखा गया है कि 5% से कम प्रशिक्षित रहते हैं। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो यूथ बजट है, और जो हम इतनी लगभग 6100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है निवेश से, तो इससे ही कौशल उन्नयन होगा।
और इससे ही स्किल डेवलपमेंट होगा। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, पूरा विश्व में एकमात्र राज्य है जहां स्किल डेवलपमेंट को कानूनी अधिकार दिया गया है और कहीं ऐसा नहीं है। और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के लिए हमने अकेले उसी योजना के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए रखा गया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जी। तो द्वारका जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, ये जानना चाहता हूं मैं मुख्य रूप से, देखिए छत्तीसगढ़ का जो एग्रेरियन स्टेट जिसको कहते हैं, तो एग्रेरियन स्टेट या कृषि प्रधान राज्य मुख्य रूप से अभी तक जो फसलें ले रहा है वो ऐसी फसलें हैं जो कि सिर्फ भोजन के काम आती हैं। लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो उन्होंने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई किया, जिसकी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था। तो छत्तीसगढ़ में किसान दूसरी जो एक्टिविटीज हैं जैसे पिसिकल्चर या मछली पालन है या इस तरह की और बागवानी है, वेजिटेबल्स की उपज है, इस तरह की चीजें हैं, उस पर अगर फोकस करना चाहें, आपका एक अनुभव है काफी अच्छा, आपको क्या लगता है किन इलाकों के किसान इससे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज जैसे धान की बात हम अगर करें जी, तो क्या हमारा आज का ये फसल जितना हम लेते हैं क्या वो सुरक्षित है? क्या आज उसमें कितना डैमेज हो रहा है? आज स्टोर किया जाता है धान को और खुले जगह में स्टोर किया जाता है और इतना भयंकर जो नुकसान होता है उसका भरपाई के लिए सरकार ने कभी इस टाइप में योजना बनाया? आज हम मंडी की बात करते हैं, आज 72 मंडी है छत्तीसगढ़ में और 72 मंडी में मुश्किल से मुश्किल 10% मंडी आज सही ढंग से चल रहा है, बाकी मंडी में ताला लगे हुए हैं। आज आप ये देख लीजिए, जैसे हम फीस की बात करें, गन्ना की बात करें, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर रमन सिंह ने गन्ने का एक नया मिल का ओपनिंग करने की घोषणा किया है, बहुत अच्छी बात है। क्या आज वहां के किसान आज गन्ना पैदा करके क्या आज सुखी हैं? क्या उसको बराबर पेमेंट मिल रहा है? क्या वो गन्ना का मिल सही ढंग से चल रहा है? आज आप राजनांदगांव के देख लीजिए, वहां के किसान क्यों धरना में जाते हैं, क्यों वहां पर हड़ताल करते हैं? किसान इतना सरकार के विरुद्ध में क्यों आवाज उठाती है? इसका मतलब ये है कि जब तक हम गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए गांव के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम खाली शहर और उद्योग को महत्व देंगे, इससे हमारा आगे कभी नहीं बढ़ सकता। हमको गांव की ओर जाना पड़ेगा, उस गांव के युवा की ओर जाना पड़ेगा। आपने इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी बजट आज युवाओं के लिए लाया है, क्या उस गांव तक पहुंचेगा ये योजना? क्या उस गांव तक उस बच्चे को जी बने रहे आप हमारे साथ। हम चैम्बर के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं। अरविंद जैन के पास एक बार फिर चलते हैं। अरविंद जी, जैसा कि आपने कहा सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं आपकी बिना मांगे पूरी हो गई, लेकिन वो कौन सी अपेक्षाएं जिस पर आप और फोकस करना चाहेंगे, जो सरकार के सामने आप प्रमुखता से उठाना चाहेंगे, जो इस बजट में आपकी पूरी नहीं हुई? हमने जैसा कि हमने एक और मांग की थी कि आज दूसरे स्टेट में एक सिंगल विंडो प्रणाली है जिसमें कि इंडस्ट्रीज वाला हो या व्यापारी हो, एक जगह जाके उसको सारा चीज क्या तुरंत के तुरंत मिल जाता है, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता, तो वो तुरंत उस जगह उस प्रदेश में अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए जी। और दूसरा क्या है, देखिए व्यापारी है, हम लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा साथ में ये उद्देश्य, क्योंकि हम एक व्यापारी होने के साथ साथ हम नागरिक भी हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारा प्रदेश भी विकसित हो और साथ में हमारा व्यापार भी कहीं इधर उधर न भटके, क्योंकि अगर इधर व्यापार भटकेगा तो फिर लोगों का पलायन चालू होगा या लोग फिर तकलीफ में आएंगे जी। नहीं, ये तो ये अभी ये तो मांगने वाले हो गए। हम तो ये कह रहे हैं जो देने वाले हैं, सरकार जो घोषणा किए हैं उसी को तो दे दे पहले। ये तो मांग रहे हैं, दे रहे हैं, इनको कोई कमी नहीं है, उद्योग और आगे बढ़े, चलो धन्यवाद। लेकिन हम जो मुख्यमंत्री जी ने सारी घोषणाएं किसानों के लिए किया है वो तो बिन मांगे तो दे दें, ये जरूरी है। द्वारका जी, महेंद्र जी से भी बात करते हैं, तो आप अपने साथ बने रहें। महेंद्र जी, इंडस्ट्रीज की जो अपेक्षाएं हैं, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब चीजों को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा द्वारका जी ने जो है भंडारण की बात उठाई, अनाज की बर्बादी की बात उठाई। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर कितना फोकस बढ़ाना चाहती है? बहुत सही बात है। चूंकि छत्तीसगढ़ हमारा पूरा एक कृषि और धान के लिए प्रधान प्रदेश माना जाता है, धान का कटोरा कहते हैं हम इसे। जी जी। तो ये जो हमारी लक्ष्मी है धान के रूप में, इसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के बारे में
हम कितना कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी दिलचस्प बात देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश से गोभी आकर यहां बिकती है, रतलाम से आकर टमाटर बिकता है, और हमारे किसान का जो टमाटर है वो उसके खेत में सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा बजट है, अगर हम जिला स्तर पर भी अच्छे भंडारण की व्यवस्था करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आजकल फ्रोजन फूड या ऑर्गेनिक जो अनाज है इसका बहुत ट्रेंड है, अगर इन सब चीजों पर हम बजट में प्रावधान करके और इस पर अगर काम करें तो ये कृषि एज वेल एज जिस सेक्टर की हम बात करते हैं कि छोटे उद्योग, बहुत छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर इससे खड़े हो सकते हैं। और आप देखिए कि देश की पूरी जीडीपी में 60% जो योगदान है वो छोटे इंटरप्रेन्योर्स का है जी। और अगर हम छोटे इंटरप्रेन्योर्स के लिए, अब देखिए एक होता क्या है, छोटे इंटरप्रेन्योर की बात सरकार के तक जाकर बहुत लाउडली कहने वाला कोई मंच होता नहीं है, तो इस पे सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे डीएस साहब यहां बैठे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कर प्रणाली को इतना सुगम और इतना इको व्यापारी बनाया है, जैसे इको फ्रेंडली होती है चीजें, तो जैसे डीएस साहब जैसे लोग अगर एक बजट के पहले इसका रिसर्च करके अपने डिपार्टमेंटली की कौन सी छोटी छोटी सी कमोडिटीज हैं, छोटे छोटे से व्यापार हैं जिन पर टैक्स की रेट अगर कम कर दी जाए तो वो व्यापार बढ़ सकता है, तो वैसे कुछ काम बजट में होने की बहुत जरूरत है। और ये छोटे काम जरूर हैं लेकिन इसका दूरगामी परिणाम पूरे हमारे व्यापार को, कृषि को और उद्योग को बढ़ाने वाला है। महेंद्र जी, मैं मानता हूं डीएस मिश्रा जी निश्चित तौर पर इस पर होमवर्क किया होगा और जैसा आपने कहा रिसर्च किया होगा। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इन जो इतने सुझाव आए हैं उस पर भविष्य में उनकी जो कार्य योजना होगी वो क्या हो सकती है? मैं एग्रीकल्चर के ऊपर पहले बता देना चाहता हूं कि जहां पे स्टोरेज की बात कही गई है, आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के बजट में स्टोरेज गोडाउन बनाने के लिए नाबार्ड की लोन से हमने 100 करोड़ का लोन लिया है। इस बजट में भी 100 करोड़ का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि गोडाउन के लिए 100 करोड़ है। इसके अलावा कृषि के ऊपर जहां तक बात है, कृषि के सब्सिडी जो अनुदान होता है वो अलग अलग बिखरा हुआ है। उदाहरण स्वरूप कृषि बजट में आप देखेंगे समग्र कृषि बजट के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 26% की अधिक है, जबकि समग्र बजट में 18% की ग्रोथ है। तो 18 और 26 मतलब 8% की वृद्धि हुआ है। हमारा केवल पंप पर जो सब्सिडी है वो लगभग 1,000 करोड़ की है जो निःशुल्क बिजली दिया जाता है। इसके अलावा एग्री सर्विस सेंटर्स हैं, सीड पे सब्सिडी है, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है, फूड पार्क की बात। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार की सोच लेके चल रही। मैं आपसे अल्टरनेटिव फार्मिंग पर सरकार की जो भविष्य की रणनीति हो सकती है, जो उसकी कार्य योजना हो सकती है, उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह की चीजें ट्रेडिशनली नहीं होती छत्तीसगढ़ में, स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, बड़े पैमाने पर की जा रही है और उसका अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लीची की खेती हो रही है, लीची से लीकर फैक्ट्री बनाने तक की बात की जा रही है। ईमू फार्मिंग होती है और सफल हो रही है। इसी तरह से अगर दुर्ग के इलाके की बात करें तो शिमला मिर्च का बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है जो कि अब अप एंड मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। और जहां निर्यात की बात करें तो कलंदर यहां का रूस तक जा रहा है। ये जो नॉन ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव फार्मिंग है, इसके बारे में क्या कार्य योजना है? आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2014-19 का आया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग को सबसे अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में माना गया है जिसके लिए सारी छूट है। तो मेगा फूड पार्क का भी उल्लेख है। तो ऐसा नहीं है कि फूड के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया है। मैं ये कहना चाहता था कि जो मेक इन इंडिया का है उसके आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पॉलिसी, ये दोनों को आप समावेश कर दें तो इससे पूरा इंडस्ट्रियल सिनेरियो ही बदल सकता है। इन्वेस्टमेंट तो जो समावेशी विकास है जिस पर कि मुख्यमंत्री जी का भी जोर रहा है और ये पूरा बजट दिखता है कि एक पूर्णतः समावेशी बजट है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखकर सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो मोदी जी की भी रणनीति है उसकी भी एक झलक इसमें मिलती है। आप सब हमारे साथ स्टूडियो में आए और इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे बजट की, छत्तीसगढ़ के बजट की, जिसमें तमाम विषयों पर फोकस किया गया है। एक युवा बजट, कृषि के लिए प्रावधान है, इंडस्ट्री के लिए प्रावधान है, व्यापार के लिए प्रावधान है। इन सभी चीजों को
काफी अच्छे तरीके से समायोजित करने की कोशिश की गई है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये बजट राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। इससे संबंधित कोई भी सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे editor@ibc24.in पर मेल करें। नमस्कार।